हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज जो हम लोग देखेंगे, कल हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही थी, कौन से विद्वान प्रथम विद्वान थे, किस भाषा में उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा हुआ था। ये सारे हम लोगों ने एक साथ कल किया था। और आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है नामकरण से। हिंदी साहित्य इतिहास का जो नामकरण से है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। और यहीं से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। और ख़ासकर ये यूजीसी नेट और बिहार का जो बीपीएससी का जो टीजीटी और पीजीटी जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा, उसमें हिंदी साहित्य अगर आपका है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से जो काल विभाजन है और नामकरण की जो समस्याएं रही है या इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो यहाँ से छोड़कर आपको अलग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपका जो इससे यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं बताते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। तो चलिए आज देखते हैं कि हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने जो काल विभाजन किया है वो कितने भागों में किया है। तो जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल, ठीक है, चारण काल का इन्होंने टाइम पीरियड क्या माना है तो 700 से 1300 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद 15वीं सदी का अगर धार्मिक पुनर्जागरण काल को इन्होंने नाम दिया है। उसके बाद जायसी की प्रेम कविता, और ये कई बार पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। और 2-4 उसमें ऑप्शन 5-6 दिए रहते हैं, जिसमें आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से वहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इन्होंने हर भाग को अलग अलग कर दिया है प्रवृत्ति के अनुसार और काल के अनुसार। विशेष इन्होंने जो साहित्यिक रचनाओं को इन्होंने उठाया, उनके साहित्यिक लेखक के उनके अनुसार ही इन्होंने बांट दिया है। आगे देख लें कि मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति जो कवि रहे हैं। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देख रहे हैं इनकी जो काल विभाजन जो इन्होंने किया है तो वो किन किन नामों से इन्होंने किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देने लायक है इन बातों को। आगे देख लें कि ग्रेसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया हुआ है। तो आप देखते हैं कि चारण काल किसने कहा है तो वो ग्रेसन महोदय ने। ग्रेसन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है तो 9 कवियों को, जिसमें पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर का उल्लेख उन्होंने किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पूछा जाता है कि ग्रेसन द्वारा जो नामकरण की जो खंड जो दिया गया है कि कौन कौन से उन्होंने काल विभाजन किस किस नामों से किया है, उसी तरह यहाँ से पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में कि ग्रेसन ने 9 कवियों का तो उल्लेख किया है, लेकिन वो 9 कवि कौन कौन से हैं और वहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ आपको देगा क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है यूजीसी नेट के एग्जाम में। ग्रेसन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत विभाजन किया है। ग्रेसन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। तो देख सकते हैं कि जो ग्रेसन ने है वो कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखें।
आगे देखते हैं हम लोग। अब मिश्र बंधुओं को देखते हैं कि मिश्र बंधु जो थे इन्होंने कितने काल विभाजन, कौन कौन से काल को इन्होंने माना था। तो प्रारंभिक काल, जिसमें इन्होंने प्रारंभिक काल को प्रारंभिक काल को जो प्रारंभिक अवस्था है, इन्होंने इनको दो वर्गों में बांटा। जो पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 700 से 1343 विक्रम संवत माना, और उत्तर आरंभिक काल, जिसको 1344 से 1444 विक्रम संवत माना। उसके बाद माध्यमिक काल को इन्होंने दो भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये भी दो इन्होंने खंडों में इसे विभाजित किया है। पहला खंड देखते हैं कि पूर्व माध्यमिक काल, जिसे 1445 से 1560 विक्रम संवत माना है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसे 1561 से 1680 विक्रम संवत तक माना हुआ है। अगला देख लेते हैं कि अगला इन्होंने क्या कहा, अलंकृत काल का नाम दिया, जिसमें पूर्वालंकृत काल जो कि 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल जो कि 1791 से 1889 विक्रम संवत। तो इन्होंने, आप देख रहे हैं, और एक इन्होंने भी किया है, तो वो है परिवर्तन, जिसके अंतर्गत इन्होंने सिर्फ डेट यानी पीरियड रखा है, जो 1890 से 1924 विक्रम संवत को इन्होंने लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मिश्र बंधुओं ने 4 विभाजन किया है, 4 काल विभाजन किया है। उसमें जो प्रथम 3 जो हैं ये तीनों को उन्होंने 2 खंडों में अलग अलग विभाजित किया है, और जो एक परिवर्तन काल है उनको इन्होंने विभाजित नहीं किया है। तो आगे चल के देख लेते हैं शुक्ल जी का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन को 4 काल खंडों में विभाजित किया है, जो कि आदिकाल, जिसे वो वीरगाथा काल, इसका डेट पीरियड आपको ध्यान में रखना है, संवत 1050 से 1350, और ये स्टेट में पूछी जा चुकी थी इस बार ही। पूर्व मध्यकाल, जो कि भक्ति काल कहलाता है, संवत 1375 से संवत 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गद्यकाल की संज्ञा दी है, जो कि संवत 1900 से 1984 इन्होंने माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और खासकर इसके जो डेट पीरियड इन्होंने आदिकाल और भक्ति काल, रीतिकाल और गद्यकाल यानी कि आधुनिक काल को कब से कब तक माना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में जरूर से रखिएगा। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया है वो 5 भागों में किया है, देख सकते हैं आप। जो कि पहला है संधि काल, जो कि इनका भी टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है अगले एग्जाम के लिए, जो कि संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक है। चारण काल संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक इन्होंने मानी हुई है। तो इन्होंने जो संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, यानी जो भक्ति काल और रीतिकाल जो और आधुनिक काल जो ये कॉमन है, लेकिन जो आदि काल का जो संज्ञा जो दिया है इन्होंने क्या दिया है, तो संधि काल और चारण काल, इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में डिवाइड किया था। जो आदिकाल को इन्होंने संधि और चारण काल कह डाला है। तो कई बार पूछी जाती है कि संधि काल और चारण काल कहने वाले विद्वान कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो आपको इस तरह ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इन्होंने किस तरह काल विभाजन किया है। तो इन्होंने भी 4 भागों में किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल का इन्होंने टाइम पीरियड जो बताया है वो सन 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल जो कि 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल जो कि 1600 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है वो सन 1857 से अब तक। तो ये फर्स्ट वाला आप ध्यान में रखिएगा, आदिकाल और ये
लास्ट वाला ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र का। तो डॉक्टर नगेंद्र का भी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में। तो इन्होंने जो कहा है कि आदिकाल जो है वो 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक चली थी। भक्ति काल की टाइम पीरियड इन्होंने 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक बताया है। रीति काल का टाइम पीरियड 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। और आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो 19वीं शती के मध्य से अब तक। अब आधुनिक काल को इन्होंने फिर 2 भागों में विभक्त किया है। एक पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है, और इसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल जो कि द्विवेदी, और द्विवेदी कौन, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1900 से 1918 तक इन्होंने इनका टाइम पीरियड बताया द्विवेदी काल का। आगे देखते हैं कि छायावाद को भी उन्होंने बांटा है। तो 1918 से 1938 ईस्वी तक छायावादोत्तर काल, और प्रगति प्रयोग काल जो कि 1938 से 1953 तक इन्होंने बांटा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि नवलेखन काल जो कि 1953 ईस्वी से अब तक। तो इनका जो ये कालक्रम है, और ये जो कालक्रम है यहीं से क्वेश्चन पूरी पूछी जाती है। तो छायावाद तो ज़्यादातर पूछी जाती है कि छायावाद की टाइम पीरियड क्या रही थी। तो एस्टेट में भी पूछा गया था कि छायावाद का टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ था, तो 1918 से 1936 तक, ठीक है। और प्रगति काल, प्रयोग काल, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये दोनों का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे जो है डॉक्टर बच्चन का है। डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन है। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो भी 4 भागों में किया है। पहला इन्होंने अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है। दूसरा भक्ति काल जो कि सन 1400 से 1650 तक माना है। रीति काल को इन्होंने 1650 से 1857 ईस्वी तक माना है। और आधुनिक काल का समय इन्होंने माना है सन 1857 से अब तक। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट विद्वान थे उनका मैंने काल विभाजन आपको बताया। अब आगे चलते हैं। आदिकाल का जो नामकरण किन विद्वानों ने क्या दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप अच्छे से चले करें इसको आज। तो प्रारंभिक काल, जो आदिकाल का नामकरण, जो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान थे, कौन थे, तो मिश्र बंधु थे, ठीक है। सिद्ध सामंत काल तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। वीर काल जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल जो कि अभी मैंने बताया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल किसने कहा है, तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आधार काल कहने वाले, आधार काल सुमन राजे ने कहा है, जो कि पूछी गई थी स्टेट में। वीरगाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। बीज वपन काल जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अब देख लेते हैं कि रीति काल का नामकरण रीति काल को किसने क्या कहा है। तो रीति काव्य किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने। रीति काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल किसने कहा है, तो वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आदिकाल को। या यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग आदिकाल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देखने वाले हैं, जो कि शुक्ल जी के अनुसार है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ से हटकर आपका जो कोई क्वेश्चन होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। और आदिकाल को किन विद्वानों ने क्या क्या नाम
दिया है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जितने भी काल विभाजन मैंने कराए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये जैसे ही ये सीरीज ख़त्म होगा मैं इसी से रिलेटेड जो MCQ लाऊंगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे से बने रहें और अब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।